यहाँ देखो बेटा, कल हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने ये भी बता दिया था कि किस किस वैज्ञानिकों ने प्रकाश को क्या क्या माना था। ठीक है, लास्ट में डिब्रोगली के नाम मैंने बताया था कि डिब्रोगली ने बताया था कि जो प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों तरह व्यवहार करता है। सिचुएशन कैसा है, देखो प्रकाश किस तरह व्यवहार करता है, डिपेंड करता है वो किससे टकराता, किससे। अगर प्रकाश बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से टकराता है, प्रकाश बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से टकराता है जैसे हम लोगों से, तो प्रकाश व्यवहार करता है उस समय, ये क्या बोलते हैं, किरण की तरह, किरण की भांति व्यवहार करता है। जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आता है और उसके इलेक्ट्रॉनों से उसका टक्कर होता है, तो उस समय प्रकाश व्यवहार करता है कण की बात, फोटॉन की बात। और जब प्रकाश किसी ऐसे छिद्र में जाता है, बात को समझ लो थोड़ा, प्रकाश किसी ऐसे छिद्र या अवरोध के से गुजरता है जिसका आकार बहुत छोटा हो, तो प्रकाश तरंग बन जाता है। क्या बन जाता है? तो प्रकाश तरंग कब बनता है? जैसे प्रकाश अगर इतने छोटे से छिद्र में से जा रहा है तो प्रकाश अब सीधा प्रकाश फैल जाएगा, यानी फैलने का गुण किसमें होता है? तरंग में होता है, यानी प्रकाश तरंग बन गया। बात समझ रहे हो ना? अगर प्रकाश किसी धातु की सतह पे पड़ रहा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रकाश वहां कण बन जाता है। ठीक है, तरंग नहीं बनता। तो सबसे पहले हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखवा दी थी, क्या होता था। अब उसमें कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हमको अच्छे से अध्ययन करना है। सबसे पहले बात हम करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन कर लें, कैसे हुआ था। ठीक है, तो इन डालो तुम लोग, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको बता दें ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन क्या है, देखो। ठीक है, इधर आ जाओ। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, देखो बेटा, उस समय 18वीं शताब्दी के अप्रोक्सीमेट जितने भी, जब कैथोड की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, तो लोग विसर्जन नलिका पर बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यानी विसर्जन नलिका, उस समय विसर्जन नलिका क्या होती है? एक कांच का इस तरह का एक नली होता है, डिब्बा होता है कांच का, जिसमें धातु की प्लेटें लगा देते हैं दोनों साइड में, बैटरी से उसे जोड़ देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट को कहते हैं विसर्जन नलिका एक्सपेरिमेंट। इसके सहायता से कैथोड किरणों की खोज हुई, एनोड किरणों की खोज हुई। आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 में परमाणु स्ट्रक्चर। अब यहां पर जब ये प्रयोग कर रहे थे तो इनके अंदर एक दिमाग सोचा कि लाओ प्रकाश डालें, क्या होता है। तो जब इन्होंने इस पर अल्ट्रावायलेट रे डालना शुरू किया, देखो क्या हुआ, बहुत बड़ी घटना हुई। जब इन्होंने इस पर अल्ट्रावायलेट रे डाला और यहां पर जब उन्होंने बल्ब लगा दिया, एक बल्ब, आप सोच सकते हो, ये बल्ब है मान लो, अगर ये देखो ये परिपथ पूरा खाली है, ये दोनों जुड़े नहीं है, क्या बल्ब जलेगा? बैटरी लगी है, बल्ब जलेगा। लेकिन जब लाइट डाल रहे थे और डालना शुरू कर रहे तो बल्ब जलने लगा। यह बहुत बड़ी घटना हुई कि बल्ब क्यों जला। तो बल्ब इसलिए जला क्योंकि जब लाइट को डाला गया तो यहां पर ये था, ये निगेटिव प्लेट था और ये पॉजिटिव प्लेट है। अब बात को समझो, ये पॉजिटिव प्लेट है, यानी यहां का वोल्टेज, वो क्या बोलते हैं, वोल्टेज हाई है, और यहां का वोल्टेज क्या है, लो है। पॉजिटिव का मतलब होता है वोल्टेज हाई वोल्टेज, और निगेटिव का मतलब होता है वोल्टेज लो। अब आप यहां ध्यान दो, जब इन्होंने प्रकाश को डाला तो प्रकाश ने सरफेस के इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकले होंगे, जो दिखाई तो हमें देंगे नहीं इलेक्ट्रॉन कैसे, जब इलेक्ट्रॉन यहां, जैसे कैथोड रेज, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? प्लस की ओर जाएंगे, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे निकले, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, बात को समझो, इस प्रयोग में क्या क्या हुआ था, ये सभी इलेक्ट्रॉन है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, मोशन किए, ऐसे गति करने लगे, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सब इधर जा रहे हैं ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या लेकर जाएंगे? चार्ज। क्या लेकर जाएंगे बेटा? चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन ये मोशन करते हैं तो धारा इसके अपोजिट दिशा में बहती है, और ये धारा किसके कारण बही? प्रकाश के कारण। यानी प्रकाश ने वैद्युत उत्पन्न कर दिया, प्रकाश की वजह से वैद्युत आ गया, यानी प्रकाश की वजह से ये बल्ब जल गया, उस वाले प्रकाश से ये बल्ब जल, ये वाला प्रकाश उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
कहते हैं। अब इस घटना में जो घटनाएं हुई वो बड़ी इंटरेस्टेड थी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कई जगह निकला। जैसे अभी आपने देखा गर्म करोगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। देखो, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन 3 तरह से, पहले या तो गर्म कर दो, खूब ज्यादा उसे हीट दे दो, खूब ज्यादा गर्म कर दो तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भाग जाएगा। उसे कहते हैं तापीय उत्सर्जन। क्या कहते हैं बेटा? उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन का 3 प्रकार का होता है। अगर मैं गर्म कर दूं, हीट के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसे हम कहते हैं तापीय उत्सर्जन। दूसरा है कि अगर मैं इन पर बैटरी लगा दूं दोनों तरफ से, जैसे अभी आपने वो पढ़ा था ब्रेक डाउन वोल्टेज, याद करो जब मैं आपको पढ़ाया था आप समांतर प्लेट संधारित्र के थोड़ा मैं सीन बता देता हूं। वहां पर मैंने बताया था कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रख दूं, क्या रख दूं बेटा? डाइलेक्ट्रिक, और इधर 2 प्लेट रख दूं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक क्या रख दूं बेटा? अगर मैं इसका वोल्टेज बढ़ाता जाऊं बढ़ाओ तो सबसे पहले इनका ध्रुवण होगा, यानी प्लस माइनस में ध्रुवित हो जाएंगे, जिसे कहते थे परावैद्युत का ध्रुवण। और अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये टूट जाएंगे, यानी इधर के इलेक्ट्रॉन, जिसे कहते थे पोटेंशियल ब्रेकडाउन, यानी क्या होता था? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी ये भंजक विभवांतर, तो ये टूट जाते थे, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे। तो इसे कहते हैं वैद्युत उत्सर्जन। क्या कहते हैं बेटा? यानी करंट लगाने से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसको वैद्युत उत्सर्जन। 2 तरह का उत्सर्जन होता है जिससे आपने धारा बहता है। अब आ जाओ, ये जो दोनों उत्सर्जन है ये फिजिक्स के पुराने नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन जो ये प्रकाश उत्सर्जन आया, इसमें जो प्रेक्षण किया गया, जो देखा गया, वो बहुत ही अलग था एकदम। मतलब प्रकाश के कारण उत्सर्जित हुई बात को समझो यार। यहां पर सबसे बड़ी बात जो आई कि प्रकाश के पड़ने और बल्ब के जलने में टाइम ही नहीं लग रहा था। मतलब इधर प्रकाश पड़े इधर बल्ब जल जाए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में समय नहीं लग रहा था। इधर प्रकाश पड़ा इधर इलेक्ट्रॉन, और यहीं पर फेल हो गया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। कैसे? हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश किसके तरंगार के रूप में चलता है। तो जैसे मान लो, बात को समझो यहां पर, जैसे ये धातु की सतह है, प्रकाश आया और पूरा प्रकाश इस पर पड़ गया। अब जब पूरा प्रकाश पड़ा तो सभी इलेक्ट्रॉनों ने प्रकाश ले लिया, थोड़ा इसने लिया, थोड़ा इसने लिया, थोड़ा इसने लिया। तो फिर दूसरा तरंगार्ग आएगा, फिर तीसरा तरंगार्ग आएगा, फिर चौथा तरंगार्ग, यानी तरंगार्ग जब आते रहेंगे, प्रकाश थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन तुरंत नहीं। ये कहने किसने कहा था? हाइगेंस ने। हाइगेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकलने में और प्रकाश के पड़ने में समय लगना चाहिए, और ये हो नहीं रहा था। दूसरी बात क्या हुई कि एक निश्चित आवृत्ति से यहां पर प्रकाश बनाया ही नहीं और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या कमाल की हुई हमसे। ये लो, ये हमारे पास प्रकाश पड़ रहा है, विकिरण। यहां पर ध्यान दो। दूसरी बात क्या हुई कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश डाल रहे थे। जैसे मैंने कहा कि इस धातु पर मैंने 5 हर्ट्ज पहले डाला था, अब मैं 3 हर्ट्ज डाल रहा हूं और पूरा दिन डालता रह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। 1 साल डाला इलेक्ट्रॉन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। यानी प्रकाश में, जैसे मैं मान लेता हूं कि तुम 1 क्विंटल खाना खाते हो, मैंने मान लिया, मैं थोड़ा थोड़ा खिला रहा हूं, थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं, तो कभी तो पेट भरेगा तुम्हारा। लेकिन इसका पेट ही नहीं भर रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। फिर भी हाइगेंस नाराज हो गए। हाइगेंस ने कहा भैया तरंगार्ग आएगा, पड़ेगा, अगर आवृत्ति कम है तो धीरे धीरे पड़ेगा, लेकिन किसी ना किसी दिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे 1 घंटे में 1000 घंटे में इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब इसकी ऊर्जा हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश डाल रहे तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा था। ये लो, फेल हो गया ना। तीसरी बात क्या है, अभी आपने पढ़ा है आयाम, यानी जो तीव्रता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम पर निर्भर करती है किसकी तीव्रता। जैसे आई प्रोपोर्शनल होता था ए स्क्वायर, जो प्रकाश की तीव्रता है वो आयाम पर निर्भर करती थी। ये बात अभी आपने देखा था। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जो प्रकाश, जैसे यहां आयाम मतलब होता है जो आयाम पर निर्भर करती है, और आयाम मतलब ऊर्जा, यानी ऊर्जा भी आयाम पर निर्भर करती है। मतलब पुरानी भौतिकी के हिसाब से कि अगर हम इसकी तीव्रता बढ़ाएंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। किसके हिसाब से? पुरानी भौतिकी के सिद्धांत के हिसाब से, जो अभी आप मैक्सवेल का और हाइगेंस का पढ़ के आए। यहां क्या हो रहा था, यहां जब हम तीव्रता बढ़ा रहे थे तो ऊर्जा नहीं बढ़ रहा था इलेक्ट्रॉन की, इनकी संख्या बढ़ रही थी। ये लो,
चौथा निष्कर्ष, 4 थे, चारों पढ़ लो। पहला निष्कर्ष ये था कि एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं निकलेगा, डालते रहो। ये पहला निष्कर्ष प्राप्त हुआ प्रयोग में। दूसरा निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ कि प्रकाश के पड़ने से, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम नहीं लगा। ये दूसरा प्रयोग हुआ। तीसरा ये देखा गया कि जब आपतित प्रकाश की हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं बेटा, आपतित प्रकाश की हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं, तो हमने ये देखा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी। और चौथा ये देखा गया जब हम इसकी आवृत्ति बढ़ा रहे थे, क्या बढ़ा रहे थे, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ रही थी। ये चार के चारों घटनाएं ने पूरी तरह से, भी मैं लिखवाऊंगा कि तरंग सिद्धांत कैसे फेल हुआ, पूरी तरह से फेल हो गया। तो इसमें पहला निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष नंबर 1 क्या निकला प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, कि निश्चित, पहला देखो यहां समझो, समझ गए ना चारों निष्कर्ष, ठीक है। तो इतना नोट करो पहले तुम लोग, यहां पर देखो चारों पॉइंट मैंने लिख दिया। पहला क्या निष्कर्ष निकला कि जब प्रकाश की हम तीव्रता बढ़ा रहे थे, क्या बढ़ा रहे थे बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे थे, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी तीव्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा था, पहला बात। दूसरा क्या था, आवृत्ति बढ़ा रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी ऊर्जा बढ़ रही थी, क्या बढ़ रही थी, आवृत्ति बढ़ाने पर क्या बढ़ती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तीसरा यह देखा गया कि जब हम निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश डालते हैं, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है। चौथा यह देखा गया कि प्रकाश की आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं लगा। यहां पर इन दोनों पॉइंट को ध्यान से देखो, कैसे पता चला होगा कि अब तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आओ सर, इलेक्ट्रॉन को तो हम देख सकते नहीं, तो कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बड़ी होगी। आपको एक फार्मूला पता है, I बराबर NE/T, याद है, याद करो धारा में, यानी क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे थे तो धारा का मान बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था बेटा, और धारा का मान बढ़ रहा था। ये इस बात का प्रमाण है, धारा के मान बढ़ने से ये बात क्लियर हो जाती है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही। जब मैंने तीव्रता बढ़ाया तो धारा के मान में परिवर्तन नहीं हुआ, धारा की स्पीड बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों का स्पीड बढ़ गया। इससे यह पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, प्रकाश की तीव्र आवृत्ति पर। किस पर बेटा, तो आवृत्ति पर स्पीड डिपेंड करती है। तो यहां से दो बात क्लियर हो गया, ये दोनों एक बार फिर से नोट कर लो आप लोग। यहां से दो चीज ये क्लियर हुआ कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो क्या बेटा, तीव्रता नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इसी को कह दो कि धारा, और या इसी को हम कह सकते हैं कि ये तीव्रता की क्या होती है बेटा, प्रकाश के समानुपाती होती तीव्रता। यानी तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ता है, धारा, इसको ऐसे नहीं लिखो, यहां से ये धारा आगे लिख दो तो सही रहेगा, धारा, प्रकाश धारा, यानी प्रकाश धारा किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर डिपेंड कर रही है, तीव्रता पर। यानी तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ रहा है। दूसरा एक निष्कर्ष जो इंपॉर्टेंट निकला कि जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देना, ये बहुविकल्प में भी आता है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, हाँ, प्रकाश धारा, यानी इसका नाम प्रकाश रखा गया। जो ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, आवृत्ति पर। किस पर, आवृत्ति यानी न्यू पर। तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉनों की जो धारा है वो तीव्रता पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो किस पर डिपेंड करती है, तीव्रता पर डिपेंड करती है। अब यहां पर ये तो हुआ प्रायोगिक अध्ययन। अब जब पुरानी भौतिकी फेल हो गई, पुरानी भौतिकी कैसे फेल हुई, क्योंकि पुरानी भौतिकी इसके खिलाफ थी। क्या क्या बात था पुरानी भौतिकी में, पहला यह था कि समय लगना चाहिए, प्रकाश के पड़ने में इलेक्ट्रॉन के निकलने में समय लगना चाहिए, तो समय नहीं लग रहा था। दूसरा ये आया कि तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, और यहां बढ़ क्या रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस तरह से फेल हो गया। तीसरी बात ये आई कि आवृत्ति बढ़ाने पर पुरानी भौतिकी कहती है ऊर्जा बढ़नी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां क्या बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा।
एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति की डाल रहे थे, प्रकाश निकल ही नहीं रहा था। और पुरानी भौतिकी कहता था प्रकाश निकलना चाहिए। तो इसको आप लिखवाएंगे नहीं, लेकिन आप इतना क्लियर हो गया है कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसको लिखवा दे कि रहने दे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसका व्याख्या कैसे हुआ। तो आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, हिंट डालो। ये हो गया, डाल दे। चलो ठीक है, अब इन डालो बेटा, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। जैसे यहां पर ध्यान दो, अभी आपको एक चीज फील हुआ, मैंने पहले शुरुआत में पहले लेक्चर में बताया था एक चीज कि जब मैं गोली खेलता हूं और एक गोली रखी होती, ध्यान दो, जो बच्चे खेले हैं, मैं तो बहुत खेला हूं, मार भी बहुत खाया हूं। मतलब गोली को ऐसे लो और दूसरी गोली पर निशाना मारते ना, बोलते ये वाला मारो, इस गोली को मारा, दूसरी पर लगे नहीं आउट हो जाओगे। मतलब जल्ला देना पड़ता था, याद है ना। तो मैं एक गोली पर मारने जा रहा हूं, मुझे उस गोली को उड़ाना है। समस्या है, उस गोली की बगल एक गोली है, जैसे देखो यहां पर एक गोली है और यहां पर एक गोली है। मैं यहां पर हूं, यहां से मुझे इस गोली को मारना, और ये भी ध्यान देना है कि ये वाली गोली इस गोली से टकराए नहीं। सुनो, ये समझो, ये वाली गोली इस गोली से टकराए, केवल इसी गोली को, और इधर भी बहुत सारी गोलियां बिछी हैं। समस्या तो ये, अब समस्या ये है कि इस गोली को इसके बाहर फेंकना है हमें। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो जल्ला हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऊपर वाला हेल्प करता है कि अगर गोली में प्रत्याश टक्कर हो जाए, क्या हो जाए, तो ये गोली पड़ती है और ये गोली निकल जाती है। मतलब जहां पर ये गोली थी, ये आप देखोगे होता है, हजारों घटनाओं में एक घटना होती है ऐसी कि जिसमें प्रत्याश टक्कर होती है, तो ये वाली गोली इसका स्थान लेकर और इस वाली गोली को निकाल दे, तो लोग कहते देखो कितना गजब मारा उसने, देखा। अब समझो मेरी बात, प्रायिकता तो इसमें बहुत है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बहुत कम होती है प्रायिकता, क्योंकि बहुत सारी गोलियां लड़ सकती हैं। इधर समझो, तो यहां पर ऐसा क्या हुआ, और यह भी देखा गया कि इस गोली के पड़ने में और इस गोली के निकलने में कोई समय, मतलब प्रकाश तो भी अभी ऐसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पड़ने में और प्रकाश के निकलने में कोई समय, प्रकाश के पड़ने में इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय, तो मतलब प्रकाश क्या बन गया, कण। तो इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किसकी सहायता से की थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सहायता से थी। और कैसे की थी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात होता है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो थोड़ा एक बार समझ लो उसको, मुझे पूछेगा नहीं। इनका वो कण वाला खिलाफ हो गया था। किसका, आइंस्टीन कण माने थे, हाँ, उसमें आए तो तरंग माननी है। नहीं, आइंस्टीन ने नहीं माना था, सुनो, हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश, जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना आई, तब हाइगेंस जब जिंदा थे तब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं आई थी। तो ये एक नई घटना थी, तो इसको व्याख्या करने के लिए प्रकाश की तरंग प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो अब लोगों ने प्रकाश को कण माना, फोटान, क्या माना बेटा, ऊर्जा पैकेट। अभी सबसे पहले भी तो सब लोग कण मान रहे हैं। हाँ, न्यूटन ने माना था। न्यूटन ने कहा था प्रकाश कण है, तो हाइगेंस उनको फ्लॉप कर दिए, तो हाइगेंस ने उनको फेल कर दिया विभक्त। अब ये यहाँ पर जो कण नहीं माना गया, इसको सुनो मेरी बात। जैसे अभी तुम्हारे पास कोई चीज है, तुम्हारे पास मैं मान लूं कि ये कोई चीज तुम बांट रहे हो, ये चीनी दे रहे हैं, ये बंदा चीनी को ऐसे निकाला तो चीनी ऐसे फैलता चला जाएगा, बेचा। और एक बंदा है जिसने चीनी के छोटे छोटे वो बांध दिए, क्या बोलते हैं, 10-10, 15-15 चीनी को मिला के एक पैकेट बना दिया। अब वो पैकेट को गिरा रहा, क्या बना रहा है बेटा, ये क्या है, पैकेट चीनी का, क्या है बेटा। तो मेरी बात सुन, हाय, यहां पर देखो प्लांक ने क्या कहा था, प्लांक ने कहा कि जैसे ये धातु की सतह है, सुनो मेरी बात, और धातु की सतह पर जो किरण आ रही सपोज, तो ये किरण ऐसी नहीं है, इस पहले होता था कि ऊर्जा सतत होती थी। अब प्लांक ने बताया कि भाई साहब ये मानना गलत है कि ऊर्जा सतत है, ये लगता तुम्हें ऐसा होता, छोटे चीजों में ये चीज वैलिड नहीं है। उन्होंने ये बताया कि ये छोटे छोटे पैकेट है, क्या है बेटा, ऊर्जा के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट है। क्या बताया प्लांक ने, प्लांक ने कहा जो प्रकाश है, समझो इधर, ये प्रकाश ऐसे पैकेटों के रूप में आ रहा है, किसके रूप में पड़ रहा है, तो जैसे एक पैकेट पड़ा, तो एक पैकेट ने एक इलेक्ट्रॉन को मारा, जैसे गोली मारो, पैकेट को क्या मानो, एक कण की तरह लगते हैं। ये कैसे लगते हैं, कण की तरह, एज अ लाइक अ पार्टिकल। मतलब क्या होता है कि अगर यहां, जब अभी तक ये तरंग है, जब तक ये टकराए नहीं है इलेक्ट्रॉन से, तब तक ये, जैसे एक होता है अननोन क्रिया देखा दूनी। देखा दूनी क्या होता है, अभी तक तुम चोर से तुम मिले नहीं, चोरी का फायदा नहीं, तब तक तुम ईमानदार हो। अब चोर का फायदा देखकर तुम चोर बन गए, यह है अननोन प्रक्रिया। तो अभी तक ये तरंग था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कण देखा इसने, तो इलेक्ट्रॉन की तरह ये बनना चाहता है। ये क्या बनना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बनना चाहता है, तो अभी इलेक्ट्रॉन कण था, तो ये तरंग था,
अब जब इससे टकराया तो इलेक्ट्रॉन तरंग बन गया और ये कण लाइक, तो अन्योन क्रिया पर बनता है, ऐसा नहीं। अब आप यहां पर एक चीज बहुत माइन्यूट बात समझ लो कि प्रकाश कहीं पर भी पूछना इस चीज को कि सर फोटान को क्या माने रियल में, तो फोटान लाइक का तरंग कब है, जब तक ये टकराता नहीं है, एक वेव की तरह फ्लो होता है ऐसे ऐसे। लेकिन जब ये किसी इलेक्ट्रॉन या चीजों से टकराता है, छोटे पार्टिकल से, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या बिहेव करता है, कण की तरह। जैसे इसको, जैसे अभी तुम्ही को लगेगा कि एक पैकेट आया, पहले क्या था, अगर ये तरंगार्ग होता तो ऐसे होता, ऐसे ये पूरे पे फैल जाता, लेकिन अब यहाँ ये पार्टिकल बन गया छोटा छोटा, तो ये पार्टिकल तो ऐसे एक डिब्बा, जैसे अब सारे इलेक्ट्रॉन मुंह का खोले ऐसे आ जाओ, एक फोटान पड़ा एक इलेक्ट्रॉन को, तो एक डिब्बी पे आ गया, वो खत्म हो गया उसका, फिर दूसरे को देगा, तीसरे को देगा। तो अब आपको लगता है ना कि इलेक्ट्रॉन के पढ़ने में, प्रकाश के पढ़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में समय अब नहीं लगेगा। तो प्लांक ने क्या बताया, प्लांक ने ये बताया कि जो विकिरण है ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में है, जिसे क्वांटा या फोटान कहते हैं, एनर्जी पैकेट कहते हैं, समझ गए ना। फिर इन्होंने, अब यहां पर देखो ये बात इन्होंने बताई थी, इसी पर हम लोग इसको जा रहे हैं। आइंस्टीन ने कैसे व्याख्या किया, ये बात को थोड़ा समझो। देखो जैसे मेरे पास सपोज मानो ये धातु की सतह है, अब मैं तुमको एक चोरी वाले एग्जाम्पल से इसकी व्याख्या मैं करता, मैं होता तो चोरी वाले एग्जाम्पल से व्याख्या करता। ये प्रकार कैसे, मैंने कहा देखो चोर घर में आया, तो सबसे पहले उसकी कार्य ऊर्जा कहां से होगी, सामान को निकालने में। जैसे अब अमरेंद्र के घर में गया चोर, अमरेंद्र के घर से पैसा निकाला, तिजोरी से अमरेंद्र बगल में, तो सबसे पहले तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए अमरेंद्र के घर से तिजोरी बाहर करना, पहली बात। तो यानी तिजोरी ऐसे आसानी से तो आएगी नहीं, अमरेंद्र बाहुबली से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अब सुनो, तो पहली तो ऊर्जा तुम्हारी कहां खर्च होगी, घर में से उस तिजोरी के सामान को बाहर करने में, और दूसरी ऊर्जा कहां, उसको लेकर भागने में। अगर तुम सामान बाहर करके यहां पर लाके रख दिए तो भी तुम्हारा सामान बाहर, तो ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती, बात को समझो। हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात को समझो। फिर कहना क्या चाहते हो, आ जाओ इधर देखो, मैं कहना ये चाहता हूं बेटा, आ जाओ इधर देखो, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इधर समझो, जो ये इलेक्ट्रॉन है किससे बना है, नाभिक से। किससे बना है बेटा, नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख। इलेक्ट्रॉन थोड़े पाउडर थोड़े कैसे सतह पर जाओगे ऐसे पटकोगे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन किससे बंधा हुआ है, नाभिक से। मैं ये कहना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा है। अब फोटान आया, फोटान क्या, प्रकाश आया इस इलेक्ट्रॉन को, तो प्रकाश का जो ये ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा इसके पास, ये ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाएगी। किसमें, एक तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके नाभिक से छीनने में, समझो आइंस्टीन ने कैसे बताया, उन्होंने कहा जो ये फोटान की ऊर्जा है ये दो भागों में खर्च हो जाएगी। एक तो इलेक्ट्रॉन को इसकी सतह से निकालने में, और दूसरा इसको ऊर्जा देने में, नहीं तो फिर सतह पर आ जाएगा। तो यार नाभिक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को तुमने निकाल के रख दिया, फिर वो खींच लेगा, तुम्हारा कार्य जीरो। मतलब तुम्हें ऊर्जा चाहिए, एक तो इसको इस सतह से निकालने में, और दूसरा इसको गतिज ऊर्जा देने में। यानी जो ऊर्जा थी फोटान की वो कितने रूपों में गई, फोटान की जो ऊर्जा थी वो दो रूपों में बटी। कौन कौन सा, कार्य में और प्लस गतिज ऊर्जा में। यानी अमरेंद्र के घर से पहले तो तिजोरी चुराने में, और फिर तिजोरी को लेकर भागने में। अब जब दोनों ताकत होगा तभी तुम चोरी कर पाओगे। हाँ हाँ, नहीं तो वो अब उनको बताना बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर चलो कैसे इन्होंने बताया था वो हम लोग लिख लेते हैं। लिखो बेटा, चलो आप लोग, आइंस्टीन ने, लिखते चलो, नहीं आइंस्टीन ने, इधर ध्यान दो, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, लिखते चलो बेटा, की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। प्लांक के सिद्धांत से किया। आइंस्टीन देखो, माना यद, क्या मान ले, हाँ, यद आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, तो प्लांक के अनुसार
फोटान की ऊर्जा कितनी होगी? फोटान की ऊर्जा E बराबर होगा एच न्यू। देखो एक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। अगर आवृत्ति न्यू है तो फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी? एच न्यू। अब ये जो ऊर्जा ये दो भाग में होगी, क्या होगी बेटा? खर्च होगी। कौन कौन सा? एक तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यहां पर ध्यान दो, मैं बनाता हूं चित्र ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारे पास कोई धातु है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का पैर उसकी मम्मी यानी नाभिक ने दबा लिया है कि तुम्हें बाहर निकलना है। वो मुड्डी उठा के देख रहा है कि कोई प्रकाश आए मुझे लेकर चले, कोई आए मुझे लेकर चले, मैं बंदिश में हूँ। तो तुम लोग ऐसे ही सोचते हो कि जल्दी छुट्टी हो जाए, कोई लेकर चले मुझे। यहां पर ये फोटान है। इस फोटान के इस एच है प्लांक नियतांक। एच क्या है बेटा? जहां एच क्या है? प्लांक नियतांक। तो ये फोटान है। अब ये फोटान इस पर पड़ेगा और इस फोटान की ऊर्जा कितनी है? मैंने मान लिया एच न्यू है, ई बराबर, अगर इसकी आवृत्ति न्यू है तो। अब ये ऊर्जा दो भागों में खर्च होगी। कौन कौन से? ये ऊर्जा पहले बटेगी इसको यहां से निकालने में और दूसरा इसको गतिज ऊर्जा देने में। एक तो इसको देने में गतिज ऊर्जा, हाँ वो भी होता है। अभी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, क्या देने वाली है बेटा? काइनेटिक एनर्जी देने में। और दूसरा खर्च क्या होगा बेटा? कार्य फलन में। किसमें बेटा? कार्य फलन। यहां इसको वर्क फंक्शन कहते हैं, यानी कार्य, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने में इसका नाम लिखते हैं फाई नॉट। अभी इनको अलग अलग भी बताएंगे आपको। तो आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने क्या कहा कि हम जानते हैं कि यदि प्रकाश जो आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति अगर न्यू हो तो फोटान की ऊर्जा ई बराबर क्या होती है? एच न्यू। तो फोटान जब धातु की सतह पर आपतित होता है, दो आइंस्टीन, जब फोटान धातु की सतह पर आपतित होता है, तुम्हारी लैंग्वेज में पूरा बता रहा हूं, आपतित होता है, धातु की सतह पर आपतित होता है, तो उसकी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने में क्या हो जाता है बेटा? व्यय हो जाता है, व्यय हो जाता है। बात को समझो, यानी क्या हुआ? जो ऊर्जा का कुछ भाग है वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जिसे कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसे कार्यफलन फाई नॉट कहते हैं। और यहां पर देखो कार्यफलन फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू जीरो। क्या होता है बेटा? एच न्यू जीरो, जहां न्यू जीरो को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। अभी इसके बारे में बताएंगे आपको देहली आवृत्ति क्या है। चलो, और शेष भाग क्या होता है बेटा? तथा ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ये देखो, यानी अर्थ, अब हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं बेटा? अतः हम कह सकते हैं, यहां पर ध्यान दो, अतः हम कह सकते हैं कि जो ई है, ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? फाई जीरो प्लस क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ये तो हो जाएगा। जो ऊर्जा फोटान की थी वो कितने भागों में बैठे? एक तो फाई जीरो में, एक तो, अच्छा इसकी ऊर्जा इसको किस एच न्यू से लिखते हैं, एच न्यू, और इसको किस लिखते हैं? एच न्यू जीरो से। और काइनेटिक एनर्जी को ऐसे ही लिखने रहने दो। ये देखो यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आएगा? देखो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv। और यहां पर अधिकतम होगा, ये बात भी मैं बता देता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन आया था जो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। देखो मेरी बात बताओ, जब चोर चोरी करता है और सामान को लेकर भागता है तो किस तरह भागता है? जितनी उसके पास ऊर्जा होती है, यानी हमेशा वो अधिकतम स्पीड से भागता है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि अब सामान निकाला तो फिर ऐसे धीरे धीरे चले,
वो लेके भागेगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी अधिकतम गति ऊर्जा होती है, यानी यहां पर मैक्स है। क्या बेटा? कितनी है नहीं पता मुझे, अधिकतम कितनी है मैं ये बता सकता हूं। चोर कितनी तेज से भागा ये मैं बता सकता हूं, कितना उसके पास चाल है वो मैं बता नहीं सकता हूं। तो यहां यही आइंस्टीन का क्या है बेटा? समीकरण है। ये क्या है बेटा? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो यहां पर आपने दो चीज, यही आता है 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, पूछता है कि बोर्ड में कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करो। तो 3 नंबर में ये आपका आ जाता है। इतना कर दोगे आपको। अभी और इसमें चेंज करना है। देखो, यदि मैं मान लूं, सुनो, यदि मैं मान लूं कि इसका तरंगदैर्घ्य क्या है बेटा? लैम्डा है। हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है? न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा होता है, ये तो होता है। और न्यू जीरो बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई लैम्डा जीरो। तो इसका वैल्यू उठा के रखो यहां पर, तो क्या आ जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स बराबर हो जाएगा एच सी बाई लेमडा और माइनस क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा नॉट। तो एक फार्मूला ये भी आ जाएगा। या एच सी को अगर कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा? एक फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स बराबर आ जाएगा, एच सी को कॉमन करोगे तो 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा। ये कोई भी फार्मूला, ये सभी के सभी क्या है बेटा? आइंस्टीन के फार्मूले। ये भी इन सब का उपयोग लगेगा। ये सभी जो डिब्बे में है सभी के सभी क्या? आइंस्टीन के फार्मूले। इतना नोट कर लो आप लोग।